हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका जो चैप्टर है स्टार्स इन द सोलर सिस्टम, उसे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने वीनस, मार्स, जुपिटर के बारे में पढ़ा था और अर्थ के बारे में पढ़ा था, यानी मंगल, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति। इन ग्रहों के बारे में हमने पढ़ा था, इनके बारे में जाना था, इनकी अलग अलग विशेषताएं जानी थी। आज हम जो हमारे सौरमंडल के आगे के ग्रह हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट ग्रह है, यानी जो हमारा अगला ग्रह है, वो हमारा सैटर्न यानी शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह की इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका शनि ग्रह है। जो शनि ग्रह है वो अंतरिक्ष से कुछ इस तरीके का दिखाई। तो जो आपका शनि ग्रह है, ठीक है, ये आपको पीला सा, हल्का पीला सा रंग का दिखाई देता है, यानी इसका कलर, जो इसका रंग है वो पीला सा लगता है। ये बहुत ही सुंदर होता है क्योंकि इसके चारों तरफ रिंग होती है, यानी बहुत ही सुंदर वलय होता है। यानी सैटर्न विच अपीयर येलोइश इन कलर। जो आपका सैटर्न है, जो आपका सैटर्न है यानी शनि है, ये कैसा दिखता है? येलोइश दिखता है, यानी पीला सा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? पीले रंग का प्रतीत होता है। What makes it unique in the solar system is its beautiful ring. इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार का अद्वितीय या जो आपका अद्भुत या बहुत ही सुंदर प्लैनेट बनाते हैं। यानी जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, आपको जो सैटर्न है यानी शनि ग्रह है उसका रिंग दिखाई दे रहा होगा। तो इस रिंग की वजह से ये सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह दिखाई देता है। तो बेसिकली ऐसा ग्रह जिसके चारों तरफ आपको रिंग, बहुत ही सुंदर रिंग दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सैटर्न कहते हैं। तो बेसिकली जो सैटर्न ऐसा ग्रह है यानी प्लैनेट है जिसके चारों तरफ क्या है? रिंग है। अगर हम सैटर्न की सैटेलाइट की बात करें तो हमारा जो सैटर्न है यानी शनि ग्रह है उसकी बहुत सारी सैटेलाइट है। उसकी 83, ठीक है, 83 जो है सैटेलाइट्स है, यानी कि उपग्रह है। अगर सैटर्न के घनत्व की बात करें या उसकी डेंसिटी की बात करें तो जो सैटर्न है यानी शनि ग्रह है उसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से भी कम है। यानी कि अगर हम ये सोचें कि अगर हम शनि ग्रह को पानी में रखें, ठीक है, हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम शनि ग्रह को अगर हम पानी में रखें तो क्या होगा? क्योंकि जो आपका सैटर्न है यानी शनि ग्रह है उसकी जो डेंसिटी है यानी उसका जो घनत्व है, क्या है उसकी डेंसिटी? डेंसिटी यानी घनत्व। जो उसका घनत्व है वो क्या है? पानी से कम है। किससे कम है? पानी से कम है। तो इस कारण अगर हम ये सोचे कि अगर हम शनि ग्रह को पानी में रखें या उस पर डुबाने की कोशिश करें तो आपका जो शनि ग्रह है वो पानी में नहीं डूबे, क्योंकि इसका जो घनत्व है यानी शनि ग्रह का जो घनत्व है, ये आपका शनि ग्रह है, जो शनि ग्रह है इसका जो घनत्व है, ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है वो पानी से कम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका शनि ग्रह है वो सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला प्लैनेट है यानी ग्रह है। Saturn also has a large number of satellite. शनि के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। इसके भी क्या होते हैं? बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, यानी बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। Saturn has 83 moons, यानी जो आपका सैटर्न है उसके 83 मून है यानी
उसकी क्या है, तिरासी क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। मून्स यानी नेचुरल सैटेलाइट, यानी आपका जो होता है प्राकृतिक उपग्रह। One interesting thing about Saturn is that it is least dense among all the planets. यानी शनि के बारे में एक रोचक बात यह भी है कि यह सबसे कम सघन है, यानी सारे ग्रहों में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा कम डेंस है, यानी इसकी डेंसिटी बहुत कम है, या हम ये कह सकते हैं ये सबसे कम सघन है। Its density is less than water, यानी इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। तो जैसे मैंने आपको बताया शनि ग्रह का क्या होता है, घनत्व जल के घनत्व से कम है, यानी अगर हम इसको यानी शनि ग्रह को पानी में डुबाएं तो ये डूबेगा नहीं, उसके ऊपर क्या करेगा, तैरेगा या फ्लोट करेगा, क्योंकि जो शनि ग्रह है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है। और जब भी किसी वस्तु का या किसी भी ऑब्जेक्ट का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है तो वो पानी में क्या करती है, तैरती है, डूबती नहीं है। अगर ऐसा हो कि आपके पास कोई वस्तु है जिसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है, तो क्या होता है, जो आपकी वो वस्तु है, वो ऑब्जेक्ट है, वो पानी में डूब जाए। तो क्योंकि इसका जो आपका घनत्व है, यानी सैटर्न का जो घनत्व है वो पानी से कम है, तो हम ये सोच सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि अगर हम इसे पानी में रखें तो ये डूबेगी नहीं बल्कि पानी के ऊपर तैरेगी। अब आपका जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो है यूरेनस और नेपट्यून। तो अब हम यूरेनस और नेपट्यून के बारे में समझेंगे। तो जैसे कि हमने जब प्लैनेट्स के बारे में यानी ग्रहों के बारे में हम पढ़ रहे थे, ग्रहों के बारे में हम समझ रहे थे, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो सबसे लास्ट के प्लैनेट या आउटर प्लैनेट है या बाह्यतम ग्रह जो है वो आपके कौन से हैं, यूरेनस और नेपट्यून। तो ये सबसे सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है, ठीक है। और आप इसको सिर्फ बड़े टेलीस्कोप्स, जो बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं, बड़े दूरदर्शक होते हैं, उन्हीं के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। अगर हम यूरेनस की बात करें, आपको यहाँ पे यूरेनस और नेपट्यून की फोटो दिखाई दे रही होगी। अगर हम यूरेनस की बात करें, ठीक है, अगर हम यूरेनस की बात करें तो यूरेनस वैसे ही घूर्णन करता है, ठीक है, वैसे ही रोटेशन करता है, वैसे ही रोटेट करता है जैसे कि शुक्र यानी वीनस करता है। कौन सा प्लैनेट करता है, वीनस करता है। और जब हमने वीनस पढ़ा था, यानी हमने जब शुक्र पढ़ा था, शुक्र ग्रह पढ़ा था जब हमने, ठीक है, जब हम वीनस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो आपका वीनस होता है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ। तो हमने ये देखा था कि जो हमने देखा था कि जो आपका प्लैनेट है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी घूर्णन कर रहा है। यानी शुक्र आपका पूरब से पश्चिम की तरफ रोटेशन कर रहा था, यानी घूर्णन कर रहा था। तो हमने ये देखा था कि जो वीनस है, शुक्र है, वो पूरब से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है। इसका मतलब इसमें जब भी हम तारे देखेंगे, तारे उगते हुए दिखेंगे, तो शुक्र ग्रह में हमेशा जो तारे उगेंगे वो किधर से होंगे, वेस्ट से, और जब वो डूबेंगे यानी अस्त होंगे तो वो ईस्ट डायरेक्शन में होंगे। यह हमने समझा था। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो यूरेनस है, कौन सा प्लैनेट है, यूरेनस, जो आपका ये यूरेनस प्लैनेट है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से क्या करता है, घूर्णन करता है, यानी रोटेशन करता है। यानी ये भी ईस्ट से वेस्ट यानी
पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है यानी रोटेट करता है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि इसमें भी अगर आपको तारे दिखाई देंगे तो तारे हमेशा कौन सी साइड से उगेंगे? आपके पश्चिम साइड से उगेंगे, उदय होंगे। और अस्त किस डायरेक्शन में होंगे? आपकी ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा। तो जो आपका यूरेनस बिल्कुल शुक्र की तरह रोटेट करता है, पूरब से पश्चिम की तरफ रोटेट करता है। These are outermost planet of the solar system. ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह है। कैसे ग्रह है? बाह्यतम ग्रह है यानी आउटर प्लैनेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे, सोलर सिस्टम समझ रहे थे, जब हम सोलर सिस्टम समझ रहे थे तो तब मैंने आपको बताया था कि सबसे दूरी में कौन कौन से ग्रह हैं? आपके यूरेनस और नेपट्टून। क्योंकि ये क्या है? सूर्य से सबसे दूरी पे स्थित है। ठीक है, सबसे दूरी पे स्थित है सौरमंडल के, इसलिए हम इसे आउटर प्लैनेट या बाह्यतम ग्रह कहते हैं। यानी दीज आर द आउटरमोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह है। They can be seen only with the help of large telescope. यानी कि हम इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देख सकते हैं। यानी कि जो बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं, लार्ज टेलीस्कोप्स होते हैं, उन्हीं की हेल्प से हम इन्हें देख सकते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी से भी काफी दूरी पे है, तो आपको एक लार्ज टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी इन दोनों प्लैनेट्स को देखने के लिए। Like Venus, Uranus also rotates from east to west. शुक्र की भांति, यानी जो आपका वीनस होता है जिसे हम शुक्र कहते हैं, शुक्र की भांति ही यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की तरफ यानी ईस्ट टू वेस्ट घूर्णन करता है यानी रोटेट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या करता है? ये रोटेशन करता है यानी अपनी एक्सिस में रोटेट करता है, यानी अपने अक्ष में क्या करता है? घूर्णन करता है। जैसे कि एक लट्टू घूमता है, उसी तरीके से ये भी घूमता है। और किस डायरेक्शन में घूमता है? ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में, जैसे कि वीनस घूमता है यानी शुक्र ग्रह घूमता है। अब हमने इसके रोटेशन की बात करी, हमने ये देखा कि इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यानी जो इसके घूर्णन की दिशा है वो कैसी है। अब जो आपका यूरेनस है उसका एक और फीचर है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, वो ये है कि ये अपने अक्ष में बहुत ही ज्यादा झुका हुआ हो, यानी ये रोटेशन करता है। और आप जानते हैं, जब भी जैसे कि अर्थ के बारे में हमने पढ़ा था, हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जो अर्थ होती है वो एक एक्सिस पे झुकी हुई है, एक अक्ष पे झुकी हुई है, और उस एक्सिस पे वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। इसी तरीके से आपका जो यूरेनस है, ठीक है, आपका जो यूरेनस है वो भी क्या करता है? रोटेशन करता है, पर उसका जो झुकाव है यानी उसका जो टिल्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। कैसा है? बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, जिस कारण हमें ऐसा लगता है कि वो लोटपोट हो रहा है। यानी इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या कर रहा है? रोल हो रहा है। यानी आप ये देखो, ये इसकी एक्सिस है और ये बहुत ही ज्यादा झुका हुआ है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इस तरीके से यूं घूम रहा है, अपनी एक्सिस में इस तरीके से घूम रहा है। यानी जैसे कि आप इस फिगर में, इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे सूर्य है और इसके किनारे हमने किसे बनाया गया है? यूरेनस को बनाया। ठीक है, इस फिगर में क्या है? यूरेनस है, आप देख सकते हैं। और यूरेनस की आप एक्सिस देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा टिल्ट है, बहुत ही ज्यादा झुकाव है। और किस तरीके से रोटेट हो रही है? इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। यानी ये इसका जो टिल्ट है वो ऐसा है, और इसका जो घूर्णन है वो इस तरीके से, यानी ऐसा लगता है कि ये क्या हो रही है? रोल हो रही है, यानी लोटपोट हो रही है, घूम रही है, ऐसा लग रहा है। तो जो आपका यूरेनस है, ये इसकी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ही ज्यादा झुका हुआ होता है, अपनी एक्सिस में बहुत ही
ज्यादा झुका हुआ होता है और उसी अक्ष पे क्या करता है, ये घूर्णन करता है और ये ऐसा लगता है जैसे कि ये क्या हो रहा हो, रोल हो रहा है एक साइड। यानी द मोस्ट रिमार्केबल फीचर of Uranus is that it has highly tilt rotational axis. इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष। As a result, in its orbital motion, it appears to roll on its side. यानी इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा अपनी एक्सिस पे झुका हुआ होता है, बहुत ही ज्यादा झुका रहता है, ठीक है, जिस कारण, और उसी एक्सिस पे ये क्या करता है, रोटेट करता है, आप जानते हैं। तो जिस कारण ये ऐसा लगता है कि ये एक साइड में क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, यानी घूम रहा है, इस तरीके से प्रतीत होता है। अब हम बात करते हैं यूरेनस और नेपट्यून के मून्स की, यानी उनके उपग्रह या फिर प्राकृतिक उपग्रह की। किसकी बात करते हैं, प्राकृतिक उपग्रह की। तो जो आपके यूरेनस और नेपट्यून है, इनके भी बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह हैं। जो आपका यूरेनस है, जो आपका यूरेनस प्लैनेट है, इसके 27 चंद्रमा, ऐसे चंद्रमा है, ऐसे प्राकृतिक उपग्रह हैं जिन्हें हम जानते हैं या जो नोन है, जिनके बारे में पता है। उसी तरीके से जो आपका नेपट्यून प्लैनेट है, ठीक है, नेपट्यून प्लैनेट है, इसके 14 उपग्रह हैं, यानी 14 उपग्रह हैं, 14 प्राकृतिक उपग्रह हैं, यानी ऐसे उपग्रह हैं जिनके बारे में हमें अभी पता है या जानकारी। तो यानी यूरेनस और नेपट्यून भी ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके काफी मून्स है, यानी काफी संख्या है जिनके मून्स की, या फिर हम कह सकते हैं उपग्रहों। तो यूरेनस के आपके कितने उपग्रह हैं, 27 है, और नेपट्यून के 14 उपग्रह। अब हमारा जो आपके प्लैनेट्स है, हमने हर एक प्लैनेट के बारे में समझा। हमने सारे 8 प्लैनेट जो हैं आपके, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून, इनके बारे में हमने समझा। इन सब की अलग अलग हमने प्रॉपर्टीज देखी, इनकी अलग अलग विशेषताएं देखी, इनकी हमने मून्स के बारे में पढ़ा, यानी उनके चंद्रमाओं के बारे में पढ़ा कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास कितने चंद्रमा है और किसके पास नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे जो ये प्लैनेट्स है, यानी ये जो सौर मंडल के ग्रह है, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड है या बांटे गए। वो है इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, यानी आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो बेसिकली जो इनका ये डिवीजन है, ये इसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर ऐसा डिवीजन इनमें क्यों है और इनकी इन प्लैनेट्स की क्वालिटीज क्या है, जिसके कारण हमने इन्हें इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, यानी आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में बांटा है। तो आपको इस इमेज में सारे प्लैनेट्स, यानी सारे ग्रहों की आपको सीक्वेंस दिया गया है। सूर्य से इनकी दूरी के हिसाब से इनका सीक्वेंस आपको, यानी क्रम आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपके पास मरकरी है, फिर वीनस है, अर्थ है और मार्स है। जो आपका मार्स है, मार्स यानी जो आपका मंगल ग्रह है, ठीक है, जो आपका मंगल ग्रह है, इस ग्रह की जो ऑर्बिट है, इससे जो पहले जितने भी ग्रह इससे पहले एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी ग्रह इससे पहले हैं, उन्हें हम इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह मार्स के बाद, यानी आपका जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस और नेपट्यून, ये जो बाह्य जो ये 4 प्लैनेट्स हैं, इनको हम आउटर प्लैनेट यानी बाह्य ग्रह कहते हैं। तो यानी जो मार्स की ऑर्बिट है, उससे हमने जो प्लैनेट्स हैं इनको बांटा है, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, यानी इनकी जो विशेषताएं हैं उनको हम समझेंगे।
तो जो आपका इनर प्लैनेट्स है, जैसे कि आपके इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं? आपका मरकरी है, वीनस, अर्थ और मार्स। और आपके आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। यानी मरकरी जिसे आप क्या कहते हैं? बुध कहते हैं। वीनस, वीनस आपका हो जाता है शुक्र। अर्थ आपका पृथ्वी। मार्स यानी मंगल। जुपिटर आपका हो गया बृहस्पति। सैटर्न यानी आपका जो शनि है, और आपके बाकी यूरेनस और नेपट्यून। तो आपके जो ये ऊपर के जो ग्रह है, यानी आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट्स हैं। और जब हमने इन प्लैनेट्स के मून्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, इनके मून्स यानी चंद्रमा के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि आपका जो मरकरी और वीनस है, इनके चंद्रमा नहीं होते। अर्थ का सिर्फ एक चंद्रमा है और मार्स के हमने 2 चंद्रमा देखे। तो हमने ये देखा कि जो आपके इनर प्लैनेट्स हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये आंतरिक ग्रह हैं और इन ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते, यानी दे हैव वेरी फ्यू मून्स, यानी बहुत कम इनके चंद्रमा होते। वहीं हम बात करें आउटर प्लैनेट्स, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून, जो ये 4 प्लैनेट्स है, अगर हम इनकी बात, इनको हम आउटर प्लैनेट कहते हैं, तो हमें इन प्लैनेट्स में रिंग दिखाई देती है। यानी कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसमें आपको रिंग सिस्टम दिखाई दे, जिसमें सैटर्न का आपको पता है कि इसकी रिंग काफी क्लियर दिखाई देती है, जो आप एक नॉर्मल टेलीस्कोप से देख सकते हैं। वहीं जब हमने जुपिटर की बात की थी, तो हमने देखा था कि जुपिटर में भी धुंधली वलय था, यानी रिंग थी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं, इनके क्या है? इनके पास रिंग सिस्टम होता है, यानी वलय निकाय होते हैं। दूसरी बात, अगर हम इन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ें, तो जब हमने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून के बारे में पढ़ा, तो हमने देखा कि इन चारों प्लैनेट्स के बहुत सारे उपग्रह हैं, यानी प्राकृतिक उपग्रह है, या आप कह सकते हैं चंद्रमा है। तो यानी जो आपके आउटर प्लैनेट है, ठीक है, जो आपके बाह्य ग्रह है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये भी है कि इस पे जो ये बाह्य ग्रह है, इनके बहुत सारे चंद्रमा होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इनर प्लैनेट्स है, यानी जो आपके आंतरिक ग्रह हैं, उनकी क्वालिटीज ये है कि इनके बहुत कम चंद्रमा होते हैं, ये सूर्य के निकट होते हैं। और अगर हम आउटर प्लैनेट्स की बात करें, यानी बाह्य ग्रहों की बात करें, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, यानी इनकी जो विशेषताएं हैं, वो ये है कि जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, इनके पास बहुत सारे मून यानी चंद्रमा होते हैं, और आप इसमें रिंग सिस्टम यानी वलय निकाय देख सकते हैं, और ये सूर्य से दूरी पे होते हैं, यानी काफी दूरी पे होते हैं। तो ये इनकी क्या है? प्रॉपर्टीज है। द इनर प्लैनेट हैव वेरी फ्यू मून, आंतरिक ग्रहों में बहुत कम चंद्रमा होते हैं। द आउटर प्लैनेट हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम, बाह्य ग्रह चारों ओर वलय निकाय होते हैं, यानी आउटर प्लैनेट्स जो होते हैं, बाह्य ग्रह जो होते हैं, इनके पास क्या होता है? रिंग सिस्टम होता है। द आउटर प्लैनेट हैज लार्ज नंबर ऑफ मून्स, बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं, यानी जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं उसके पास बहुत सारी संख्या में क्या होते हैं? चंद्रमा होते हैं, यानी मून्स होते हैं। तो जब अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा। सोलर सिस्टम में हमने सन के बारे में पढ़ा, यानी सूर्य के बारे में पढ़ा। फिर हमने प्लैनेट्स यानी ग्रहों के बारे में पढ़ा।
अब इनके अलावा जैसे कि हमने जब सोलर सिस्टम हम शुरू कर रहे थे हमने पढ़ा था कि ग्रह आपके जो सैटेलाइट्स होते हैं और सन, इनके अलावा आपके जो सोलर सिस्टम है इसमें और भी अलग अलग खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे कि आपके एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, आपके कॉमेट्स होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के यानी सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ें। तो अगर हम अपने सौर मंडल को देखें, ठीक है, आप यहाँ पे आपके पास ये फोटोग्राफ है इसकी आपके हमारे सौर मंडल की। तो अगर हम इस फोटोग्राफ में देखें, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, जुपिटर और मार्स के बीच में, ठीक है, जुपिटर और मार्स यानी बृहस्पति और मंगल के बीच में आपको एक बेल्ट दिखाई दे रही है, ठीक है, एक बेल्ट दिखाई दे रही है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पिंड आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि एक पूरी राउंड शेप में है, ठीक है। और जो ये पिंड है ये क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। जैसे प्लैनेट्स यानी ग्रह सूर्य का चक्कर काटते हैं उसी तरीके से जो ये आपके पिंड है ये भी सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। तो इन पिंडों को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। यानी जो आपके ये पिंड है, ठीक है, इन पिंडों को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे इस इमेज में दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके से एस्ट्रॉइड्स होते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों के अलग अलग शेप के अलग अलग आकार के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। यही जो टुकड़े हैं वो आपके जो ये सोलर सिस्टम है इसके मार्स, मंगल और आपका जो जुपिटर प्लैनेट है यानी बृहस्पति है, इन दोनों के बीच में एक बेल्ट की फॉर्म में या बेल्ट की तरह इस तरीके से यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं या होते हैं। तो आपके जो ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं इनको हम हिंदी में क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये हमारे जैसे कि हमने अभी देखा मार्स यानी मंगल और बृहस्पति की जो बीच में गैप है वहां पे इसकी बेल्ट है, वहां पे इसकी बेल्ट एग्जिस्ट करती है और ये क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर काटते हैं और ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे इनकी संख्याएं हैं। और आप इनको सिर्फ बड़े टेलीस्कोप्स जो होते हैं यानी लार्ज टेलीस्कोप्स होते हैं, बड़े दूरदर्शक होते हैं, उनके माध्यम से ही आप इसे देख सकते हैं। There is a gap, a large gap between orbit of Mars and Jupiter. मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल होता है, ठीक है। यानी जो आपका मंगल है और बृहस्पति है, इन दोनों की जो ऑर्बिट्स है, इन दोनों की जो कक्षा है, इन दोनों की जो कक्षा है उनके बीच में काफी स्पेस है, काफी दूरी है। और इस कक्षा में यानी दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट revolve around the sun. This gap is occupied by a large number of small objects that revolve around the sun. यानी इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो ये मार्स और जुपिटर यानी जो आपका मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह है, इनके बीच में जो गैप है, ठीक है, इसके बीच में काफी गैप है और इस गैप में एक बेल्ट है जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पिंड घेरे हुए हैं, ठीक है, वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पिंड जो है एक बेल्ट में है। और ये पिंड क्या कर रहे हैं, ये पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, यानी जो सूरज है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। These are called asteroids, यानी इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप। जो आपके ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, इनको हम सिर्फ टेलीस्कोप के माध्यम से ही देख सकते हैं। तो यानी एस्ट्रॉइड्स जो है वो आपके मंगल और जो आपका बृहस्पति ग्रह है उनके बीच में एक बेल्ट की फॉर्म में है जिसमें
बहुत सारे आपके छोटे छोटे पिंड है जिन्हें हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। अब हम बात करते हैं कॉमेट यानी धूमकेतु। तो कॉमेट क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसी पिंड है, ऐसी बॉडी है, ठीक है, एक ऐसी बॉडी है जो सूर्य का चक्कर काटती है। जो कॉमेट है यानी जिसे आप क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। ठीक है, जो आपका कॉमेट होता है उसे आप क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। तो जो आपका कॉमेट है यानी धूमकेतु है, वो क्या कर रहा है, सूर्य के चारों तरफ उसका चक्कर काटता है। ये एक ऐसे तरीके का खगोलीय पिंड है जो सूर्य का चक्कर काटता है और इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी परवलय कक्षा में ये क्या करता है, सूर्य का चक्कर काटता है। जब भी ये सूर्य का चक्कर काटता है तो इसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है यानी परिक्रमा काल जो इसकी होती है, वो सामान्यतः क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही अधिक होती है। जो आपका धूमकेतु होता है वो बेसिकली उसकी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, धूमकेतु है। तो इसका क्या होता है, ये इसको हम हेड कहते हैं और जो इसका पीछे का हिस्सा है इसे हम टेल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं यानी पूंछ कहते हैं। तो जो आपका धूमकेतु होता है, जब भी ये सूर्य की परिक्रमा करता है उस समय इसका जो टेल होता है यानी इसकी जो पूंछ होती है वो लंबी हो जाती है। और किस दिशा में होती है, सन के यानी सूर्य के विपरीत दिशा में आपको दिखाई। यानी जब भी जो आपका धूमकेतु है, ये जब सूर्य का चक्कर काटता है उस समय इसकी जो टेल होती है यानी पूंछ होती है वो लंबी हो जाती है और हमेशा जो उसकी पूंछ होती है वो सूर्य के ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में होती है। हैली कॉमेट एक ऐसा कॉमेट है, हैलीज कॉमेट या हैली धूमकेतु जो है आपका, वो एक ऐसा ही मतलब एक इसी तरीके का एक धूमकेतु है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। कॉमेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी धूमकेतु परवलय कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब जैसे सूर्य यहाँ पे है, आपका सूर्य यहाँ पे है और इस तरीके से ये इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, ये राउंड नहीं होता, गोल नहीं होता, वृत्ताकार नहीं होता, इलिप्टिकल इस तरीके से लंबा होता है, लंबा पाथ होता है, इस तरीके से, इस तरीके का शेप होता है इसका। तो इस शेप में, इस ऑर्बिट में जो आपका धूमकेतु है यानी कॉमेट है वो क्या करता है, वो परिक्रमा करता है। हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन राउंड द सन इज यूजुअली वेरी लॉन्ग, परंतु इसका सूर्य का परिक्रमण काल यानी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन काफी अधिक होता है। यानी ये सूर्य का जो चक्कर काटता है यानी सूर्य के जो चारों तरफ घूमता है, तो हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम क्या कहते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। कब कहते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट या वो वस्तु सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो यानी कि जो आपके कॉमेट्स होते हैं यानी जो आपके धूमकेतु होते हैं, इनका जो परिक्रमण काल होता है यानी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है, यानी सूर्य के चारों तरफ जब ये चक्कर काटते हैं, एक चक्कर जो पूरा करते हैं वो बहुत ही ज्यादा होता है यानी बहुत लंबा होता है। ठीक है, A comet appears generally as a bright head and a long tail. तो जैसे मैंने आपको बताया कॉमेट कैसे दिखता है, आपको यहाँ पे इस इमेज में यहाँ पे ये कॉमेट दिखाया गया है। तो जो आपका कॉमेट होता है वो कैसा होता है, उसकी एक ब्राइट हेड होता है यानी उसका एक चमकीला सिर होता है और एक लंबी पूंछ होती है, इस तरीके से लंबी पूंछ होती है। यानी सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर और लंबी पूंछ वाले होते हैं। यानी नॉर्मली आपको जो धूमकेतु दिखते हैं उनका एक
चमकीला सर होता है इस तरीके से, और उसकी पूंछ होती है, एक लंबी पूंछ होती है। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेस द सन, यानी इसकी पूंछ की जो लंबाई है वो जैसे ही वो सूर्य के पास पहुंचते हैं वो क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, यानी उसकी साइज बढ़ जाता है, उसका लंबाई बढ़ जाती है। यानी जो आपका धूमकेतु है जब वो सूर्य के पास पहुंचता है तो उसकी जो पूंछ है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। द टेल ऑफ अ कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, यानी जो धूमकेतु की पूंछ होती है, यानी उसका जो टेल होता है, उसकी पूंछ होती है, वो हमेशा हमेशा जो सूर्य है, सूर्य से उसके विपरीत दिशा या फिर उससे दूर होती है, यानी उसकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है या उसके विपरीत दिशा में होती है। हैलीज कॉमेट विच अपेयर आफ्टर नियरली 76 years, यानी हैली का धूमकेतु लगभग 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। It was last seen in 1986, यानी 1986 में से पिछली बार देखा गया। तो हैली कॉमेट एक ऐसा कॉमेट है जिसके बारे में हम जानते हैं, और ये 76 years, कितने साल में, 76 साल में आपको दिखाई देता है, और आखिरी बार इसे 1986 में देखा गया है। तो ये था आपके कॉमेट्स यानी धूमकेतु के बारे में। अब जो आपका धूमकेतु है यानी जो कॉमेट्स होते हैं, इनके बारे में कुछ अंधविश्वास देखे गए हैं। पुराने टाइम में जब लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, तो जब भी इस तरीके की जो खगोलीय घटना है, यानी जब भी कॉमेट यानी धूमकेतु पृथ्वी से दिखाई देता था, तो लोग ये सोचते थे कि ये क्या बता रहा है कि कोई प्रलय आने वाली है या कोई भी डिजास्टर होने वाला है या किसी भी तरीके का कुछ नुकसान होने वाला, जैसे कि कोई लड़ाई हो सकती है, किसी भी तरीके की महामारी हो सकती है या फिर बाढ़ आ सकती है। लेकिन ये सब क्या था, एक मिथ था, यानी सुपरस्टिशन था, यानी एक अंधविश्वास। और बाद में जैसे जैसे रिसर्च हुई, साइंटिस्ट ने देखा, जो आपके खगोल वैज्ञानिक हैं उन्होंने देखा, चीजें ऑब्जर्व करी, तो उन्होंने क्या देखा कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, यानी एक प्राकृतिक परिघटना है। यानी जो आपका कॉमेट है उसको पुराने समय में एक डिजास्टर या किसी भी तरीके की आपदा से जोड़ा जाता था कि इसका मतलब है कि आपदा आने वाली है। लेकिन जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट हुआ, हमारे खगोल वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, तो उन्होंने ये देखा कि ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है। उन्होंने इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया, इनको देखा और इनको नोटिस किया, और उन्होंने ये कहा कि ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि अपने आप होती रहती है, एक नॉर्मल घटना है, और इससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। तो ये आपका कॉमेट्स हमने आज खत्म कर दिया है, यानी धूमकेतु के बारे में हमने आज पढ़ लिया है। तो बच्चों आज हमने यूरेनस, नेपट्यून और सैटर्न यानी आपके शनि ग्रह के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज को समझा, उनकी क्वालिटीज, उनकी विशेषताएं समझी। हमने इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के कॉन्सेप्ट को समझा और इन ग्रहों की विशेषताएं भी। इसके बाद हमने एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह और कॉमेट यानी धूमकेतु के बारे में पढ़ा और उसे समझा, और इसको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके आगे के जो आपके आगे खगोलीय पिंड है, सैटेलाइट्स है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।